हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है, SCER द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक, उसके चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन इस चैप्टर में बतलाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश प्रमुख थी। ठीक है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। भारत और यूरोप के मध्य में व्यापार जो है जल और थल के द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या जो थी वो कुल 3 थी। जो पहला मार्ग था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ आता था। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था ये। और इस मार्ग में जो था इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। जो दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से जो है समुद्र के द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। और तीसरा मार्ग जो था वो मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए जाता था। ठीक है, इस प्रकार से यूरोप के जो सभी क्षेत्र थे वहाँ पे भारत की वस्तुओं का वितरण होता रहता था। यूरोप के जो क्षेत्र थे उनमें वेनिस और जिनेवा जो थे वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने जो है भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपने एकाधिकार बनाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दे दिया। लगभग 15वीं शताब्दी मतलब कि 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। फिर क्या हुआ, समुद्री मार्ग की खोज की गई। अब क्या किया, यूरोपवासियों ने जो है व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ किया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसीलिए कुछ नाविकों ने जो है यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन का सपना ये कि राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना। और धर्म में उन्होंने ईसाई धर्म का दूर दराज तक इलाकों में प्रचार करने का स्वप्न दिखाया। और ध्वज में ये बतलाया कि यूरोप के राष्ट्रों का झंडा जो है जब दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराएगा, जिससे कि उनका साम्राज्य जो है बढ़ने लगेगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कुतुबनुमा। कुतुबनुमा जो है यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा जो है वहन किया, खुद ही खर्चा उठाया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्र यात्राएं प्रारंभ की। कुतुबनुमा के द्वारा जो है दिशाओं का ज्ञान होता था। भारत की खोज में निकले स्पेन के निवासी कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन के थे। इन्होंने जो है अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल के जो निवासी वास्को डी गामा थे उन्होंने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचे थे। सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे। ठीक, अब पुर्तगालियों को जो है हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया था। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः प्रारंभ हो गए थे। यूरोपीय व्यापार देखिए, पुर्तगालियों ने जो है हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न प्रकार के मसाले ले जाते और बहुत मुनाफा कमाते। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश जो है पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भी जो है भारत में आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की एक होड़ सी लग गई। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज व नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय भारतीयों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 1600 से 1670 ईस्वी के बीच में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ ये था कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी या शेयर होती थी। सभी हिस्सेदार जो थे व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड के डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में जो है
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी इन निजी कंपनियां जो है इसी प्रकार से पूंजी इकट्ठा करती हैं। व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली जो है व्यापार करने के लिए आए। भारत में व्यापार करने के लिए जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उन्होंने पश्चिम समुद्री तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों की कोठी को जो है फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री या कोठी मतलब फैक्ट्री शब्द का जो प्रयोग था वो व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से था। फैक्टर शब्द का मतलब था एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जो थे, एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा जो है किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। हॉलैंड के निवासियों ने जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोची, नागापट्टनम, चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। हॉलैंड के निवासियों ने कहाँ कहाँ खोले अपने? कालीकट, कोची, नागापट्टनम और चिंसुरा ने अपने व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने जो है मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। और अंग्रेजों ने क्या किया? अपने जो व्यापारिक केंद्र थे केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने जो है सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है। भारत में यूरोप के सभी देशों से व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर के सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता था वह महंगा मिलता था। इसीलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। ठीक है। फिर क्या हुआ? विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड भेद हर तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भी भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए वे खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र या फरमान जारी किए। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों और राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। सर टॉमस रो जो है जहांगीर की दरबार में पहली बार गया था। जहांगीर की दरबार की शान शौकत उसने देखा तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सस्ती व खराब चीज़ें मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर जो है बहुत खुश हो गया। यही थी बग्घी। बग्घी जो थी, राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत भी थी। उपरोक्त मानचित्र के आधार पर जो है अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच फैक्ट्रियों की सूची बनाना है। चलिए ये एक्टिविटी है, इसको बाद में कर लिया जाएगा। ठीक। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबाया जाएगा। इन नीतियों और स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में के व्यापार में खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर न देने की छूट भी मिली और ज़मीन खरीदकर उन्हें अपना गोदाम, घर, बंदरगाह बनाए और अपने अपने किले भी बनाए। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उन्हें भी जान लेना जरूरी है। यूरोपियों के द्वारा मसालों का प्रयोग जो है स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूर पर हैं।
इन सब के बावजूद भारत इनसे हारा। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे कि घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, तोप व बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक जो है इससे अनभिज्ञ या अपरिचित थे। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की और इसके लिए वे शुल्क लेते थे, जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन जो है बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक जो है इटली वासियों का था। पहला बैंक किसका था? इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपीय यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।